जहां मैं सुन रहा हूँ ज्यादा चर्चा जो पंचायत चुनाव होने जा रहा है उसको लेकर हो रही है। उसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी हमने तय किया है कि अति पिछड़ी जातियों का कोटा अलग किया जाए। जैसे कर्पूरी ठाकुर पाटोले में बिहार में अति पिछड़ी जातियों का कोटा अलग किया गया, वैसे ही हम चाहते हैं कि आप लोगों का भी कोटा अलग किया जाए। अति पिछड़े समाज के लोगों को वही हक उत्तर प्रदेश में दिया जाए जिस हक को वो बिहार में पा रहे हैं। और आप लोगों से यह भी कहना चाहेंगे कि विधानसभा का दौर चल रहा है, उसमें हम लोगों ने लिख के इसको भेजा है, उसमें रामधनी बिंद जी का भी नाम है। तो हम जब इस सवाल को उठा रहे हैं तो अति पिछड़े समाज के जो हक है किसी के खिलाफ नहीं है, ये न्याय, ये अधिकार आपको मिलना चाहिए। इस सवाल को हम लोग उठा रहे हैं। और 10, 11, 12 मार्च को आप सब लोग बड़ी तादाद में लखनऊ में आए और सरकार के ऊपर ये दबाव डालें कि गांव सभा चुनाव के पहले, ग्राम पंचायत चुनाव के पहले, जिला पंचायत चुनाव के पहले यह आप लोगों के लिए कोटा अलग कर दिया जाए तो इस समाज के लोगों का ज़्यादा बढ़िया प्रदर्शन होगा और वो अपने हक हुकूक को पा सके। तो एक बात तो यह हमने आपके बीच में रखी है। दूसरी बात देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जातियों के संगठन बनाने के हम खिलाफ नहीं हैं, लेकिन एक जाति को गोलबंद करके आप समाज में कोई बड़ा बदलाव नहीं कर सकते। एक जाति, दो जाति, अच्छा होता क्या है कि आप एक बड़ी जाति के खिलाफ खूब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जनता को गुमराह करते हैं और उसके बाद आप विधायक और सांसद हो जाते हैं। तो वही सब काम आप करते हैं जो सवर्ण जातियों के लोग भी करते हैं। सवर्ण जातियों के लोग तो पारंपरिक ढंग से हजारों साल से जनता का शोषण किए हैं, लेकिन आप लोगों के बीच में जो लोग काम करते हैं वह भी इसी काम को आगे बढ़ाते हैं। मेरा एक उदाहरण आप लोगों को मैं बताऊं, मैं यहाँ कोई भाषण देने नहीं आया हूँ और ये महिला साथियों से भी कहना चाहते हैं कि वो लोग भी गौर से सुने। हमने और पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह लखनऊ में हमने एक बड़ी रैली की थी और उस समय ये ओम प्रकाश राजभर एक कदम भी आगे नहीं था। हम लोग एक मंच दिए, लखनऊ में उसको बुलवाए, उसकी पहचान हो गई। पहचान के बाद उसकी पूरी पार्टी कभी कांग्रेस के साथ, कभी सपा के साथ, कभी भाजपा के साथ, और पूरी पार्टी सिमट करके एक परिवार में रह गई। ओम प्रकाश राजभर होगा नेता और उसका बेटा होगा। इस तरह के जाति संगठनों से आपका भला नहीं होगा। लूट और दमन तो वैसे ही जारी रहेगा जैसे सवर्ण जातियों के राज्य में होता है। ये अलग है कि ये भी नए सवर्ण बन जाएंगे। जो कर्मकांडी व्यवस्था है बड़ी जातियों का, उसी को ये भी पालन करेंगे। यह एक खतरा है। इसलिए हमने समाज के 5 समूह को जाति के आधार पर नहीं, सामाजिक आधार पर गोलबंद करने का फैसला लिया है, जिसमें एससी है, एसटी यानी आदिवासी है,
जिसमें महिला है, जिसमें पसमादा मुसलमान है और जिसमें आपके अति पिछड़ा समाज है। बड़ी आबादी है। अगर ये सब जोड़ दिया जाए, जानते हैं जिनको हम इन जातियों से जानते हैं, अमूमन इनका पेशा क्या है? या तो कहीं मछली मारते हैं, या छोटे मोटे किसान हैं, या आप देखिए मजदूरी करते हैं। ये सब के सब का समूह, इसमें बड़ा आदमी इक्का दुक्का होगा। अमूमन सब मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग के लोग हैं। सबसे बुरी स्थिति इन्हीं की है। इनकी आमदनी रोज बरोज घटती चली जा रही है और इनके बारे में कोई सुनने वाला, कोई भी राजनीतिक दल जो इनकी बात को सुने, ऐसा मुझे न सूबे में दिखता है न देश के स्तर पर दिखता है। मैं ये कहने आया हूं और रामधनी जी से भी कहना चाहता हूं, इस दल और उस दल से नहीं, हमारा एक उसूल है कि जो 5 समूह है, इन 5 समूहों को भी बराबर का हक मिलना चाहिए, भीख नहीं चाहिए। और इसके लिए हमने सपा पार्टी को भी लिखा है, भाजपा को छोड़ के मायावती को लिखा है, कांग्रेस को लिखा है। इतनी बड़ी आबादी है, इस आबादी को भी विधानसभा, लोकसभा और गांव सभा से लेकर जिला पंचायत तक इनकी जनसंख्या के आधार पर इनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। यह बात जो हम आपके बीच में उठा रहे हैं, हम उसूली बात कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है जिस तरह से हमारा अभियान चल रहा है, पाल समाज से लेके प्रजापति समाज तक अच्छे अच्छे लड़के और नौजवान आ रहे हैं, विंध्य में भी आ रहे हैं। लेकिन वो मॉडल आपके दिमाग में साफ होना चाहिए कि आपको संजय निषाद नहीं बनना है। संजय निषाद जैसा घिनौना काम, एक महिला के साथ बदसलूकी हुई और कहने लगा कि अभी तो केवल उसको छुआ है और कुछ तो नहीं किया। ये पूरे निषाद समाज का जो चरित्र था, बिंद समाज का जो चरित्र था, बिहार समाज का जो चरित्र था, उसके ऊपर उसने कालिख लगा। और वो दलाली, एक बेटा एक बाप लेके पूरे निषाद समाज का, चूंकि उसके पास पैसा है तो उस पैसे के बूते, और पैसा मिलता भी है, ये पार्टियां पैसा देती हैं। भाजपा वाले तो अकूत पैसा देते हैं। अगर भाजपा वालों को लगे कि इनके समाज को हम अपने में मिलाएं तो नेताओं को अकूत पैसा देते हैं। तो ये जो वर्गीय आपका काम है, सामाजिक समीकरण बनाने का काम है, इस पर आपका जोर आना चाहिए। जातीय गोलबंदी, सामाजिक गोलबंदी के ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो एक तो यह मैं बात आपसे कहना चाहता हूँ। एक मैं यहाँ नौजवान टीचर की बात सुन रहा था या उसके बारे में, तो ये सब क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि भारतवर्ष में जो जागृति आजादी के बाद आई, या हम लोग 200 साल का इतिहास देख लो, इससे रंग बदल के कुछ पार्टियां आई हैं। उसमें ये आरएसएस और भाजपा है। यह नहीं चाहती कि जो जागृति कम्युनिस्ट आंदोलन से, समाजवादी आंदोलन से, कांग्रेस के रास्ते से जो आज़ादी मिली है, इसमें उनको लगता है कि इन जातियों का मन बढ़ गया है। तो अब सीधे सीधे इन जातियों से नहीं टकराते, इनके बीच में दलाल पैदा करते हैं, उनको खरीदते हैं। और वो लोग नहीं चाहते कि जो शिक्षा का आपको हक है, अधिकार है,
वह आपका चल सके। ये पूरा का पूरा हमारा जो संसाधन है, पोर्ट से लेकर के हवाई जहाज तक, सब कुछ एक दो परिवार के घरानों को दे रहे हैं। उसमें अडानी है, अंबानी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई इसका जवाब क्या है। तो मैं एक बात कह रहा हूँ, हमने रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य को अपने आंदोलन का विषय बनाया है और हमने कहा है कि हिंदुस्तान की संपदा लूट करके जो कारपोरेट बन रहा है, उसके ऊपर संपत्ति कर लगाओ, उसके ऊपर उत्तराधिकार कर लगाओ और उससे जो पैसा बनेगा, आज हमारा अगर 52 लाख करोड़ 53 लाख करोड़ का बजट है, तो वह जैसे ही उनके ऊपर एक टैक्स लगेंगे वो 100 लाख करोड़ से ज्यादा हो। और अगर ये हो जाता है तो हम ये कह रहे हैं कि प्राइवेट एजुकेशन प्राइवेट नहीं होना चाहिए, स्वास्थ्य प्राइवेट नहीं होना चाहिए, शिक्षा प्राइवेट नहीं होना चाहिए। हर आदमी को निःशुल्क शिक्षा दिया जा सकता है अगर बड़े पूंजीपतियों के ऊपर लगाम लगाया जाए, बड़े जमींदारों और सामंतों के ऊपर लगाम लगाया जाए। तो उनसे जो जनता की संपत्ति लूट के, जनता की संपत्ति उसकी मजूरी लूटते हैं, जो पैदावार होता है उस पैदावार का वाजिब दाम नहीं देते हैं, उसके लिए तालाब पोखरा का इंतजाम नहीं करते हैं, वो बच्चे अगर ठेकेदारी में जाएं तो उनकी व्यवस्था नहीं करते हैं, और किसी तरह से अगर वो टीचर हो गया है तो उसको निकाल बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ एक साथी ने बताया। तो मैं एक बात आपसे कह रहा हूँ, हमारी लड़ाई है राज्य से। हम ये बात कह रहे हैं कि आप शिक्षा, स्वास्थ्य और इसको निःशुल्क कर दीजिए। और अगर भारतवर्ष में कोई पैदा हुआ है तो रोजगार का अधिकार हमारा संविधान देता है, नौकरी का अधिकार हमारा संविधान देता है। संविधान ये नहीं कहता है कि जैसे तैसे तुम कमा लो, संविधान ये कहता है कि सम्मानजनक जीवन चलाने लायक आप रोजगार दो। ये संविधान की बात है। और ये सरकारें संविधान के नाम पर चुन के आती हैं, लूटपाट करती हैं, संविधान को रौंदती। अभी भारतीय जनता पार्टी को यह भी पसंद नहीं, तो सीधे सीधे वो संविधान को बदल देंगे तो डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर बहुत बड़ा समाज खड़ा हो जाएगा और भी ताकतें उसके खिलाफ खड़े होंगे। उन्होंने एक तरीका लिया है, उस तरीके में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं सबके साथ वो ब्लैकमेल करते, अपने पक्ष में वो जजमेंट कराते। और चुनाव आयोग का हालत ये है कि 2,40,00,000 लोगों का इसी उत्तर प्रदेश में अभी तक की जो रपट है, नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। और कल अगर उनको जोड़ा जाएगा तो उसमें भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग बढ़ चढ़ के एक आदमी को ज्यादा फर्जी वोटर बनवा करके 2,40,00,000 की जो खाई आई है इसको भरने का काम करेंगे। योगी ने खुद कहा कि 4 करोड़ लोग का नाम कट गया। अब लेकिन योगी कुछ नहीं बोलते, क्यों? क्योंकि उनको बता दिया गया है कि इसमें दलित का, पिछड़े का, आदिवासियों का, मुसलमानों का और सबसे ज्यादा मुसलमानों पर टूट पड़े। हमारे समाज में हम लोग हजारों साल से एक साथ रहते थे, क्या मुसलमान, क्या हिंदू, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या क्रिश्चियन, क्या ज्यूज, कौन नहीं आया हमारे देश में। और सब लोग आए, भाईचारा कायम हुआ, गौतम बुद्ध जैसा आदमी पैदा हुआ हमारे आपके बीच में।
जिन्होंने कहा कि कोई जाति नहीं, सबको बराबर का हक होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी वाले चाहते हैं कि संविधान को अंदर से तोड़ दो और एक राष्ट्र एक चुनाव। ये क्या है भाई? एक राष्ट्र और एक चुनाव एक बार करा लिया जाएगा तो कह रहे हैं कि पैसा कम खर्च होगा। मैं कह रहा हूं इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं है। आप चुनाव आयोग से कहिए कि चुनाव में जो इतना ज्यादा पैसा आप कारपोरेट से लेते हो, चुनाव में जो आप ज्यादा पैसा खर्च करने वाले प्रत्याशियों को लेते हो, चुनाव आयोग सख्त हो जाए और कहे इससे ज्यादा अगर कोई पैसा खर्च करेगा तो गाड़ी ही नहीं जब्त होगी, वह भी आदमी गिरफ्तार होकर जेल में चला जाएगा। इस देश में वो परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन आप क्या करते हैं? इतना खर्च अगर मान लो एक बार चुनाव कराओगे तो उसके बाद खर्च नहीं आएगा। अरे भाई, भारतवर्ष है, यहाँ कहते हैं 3 कोस में बोली बदल जाती है, पानी बदल जाता है। यहाँ एक जाति नहीं है, जातियों की बहुत बड़ा समूह है। केरल के लोग कब चुनाव करेंगे, उनके लिए भी विधान है। कर्नाटक के लोग कब करेंगे, आदिवासी आपके पूर्वोत्तर में कब करेंगे, ये सब की व्यवस्था आपके संविधान में है। लेकिन उस संविधान को ये खत्म, ये कभी भी हमारे देश में नहीं संभव। चाहे आप दलित हो, चाहे आप बिंद हो, चाहे आप मल्लाह हो, चाहे आप प्रजापति हो, गरीब हो, मेहतर हो, उसको उतना ही अधिकार है। उसका भी वोट का मूल्य वही है जो किसी राजा और रानी का होता है। ये उनके सीने पर ये बोझ बना हुआ है। इसलिए ये संविधान को चारों तरफ से खत्म करने की कोशिश हो रही है। अब देखिए, संविधान को ही मैं बहुत संक्षेप में रख रहा हूं। संविधान को ही नहीं खत्म कर रहे हैं। आप आर्थिक संप्रभुता न समझें तो देश की आजादी को समझें। देश की आजादी को भी इस मोदी सरकार ने गिरवी रख दिया। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं। अभी अमेरिका ने कोड़ा लहराया था, उसके सामने ट्रंप के सामने मोदी सरकार ने सरेंडर कर दिया, उसके सामने घुटना टेक दिया। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि हमारा जो फसल पैदा होता है, यह तो अगर यूरोप से आएगा, अमेरिका से आएगा, तो उनके पास बड़ी पूंजी है, बड़ी लागत है, उनका गेहूं सस्ता हो जाएगा, उनका गेहूं चावल सस्ता हो जाएगा, और हमारा जो किसान पैदा करता है वह उनका मुकाबला नहीं करेगा, तो खेती बाड़ी आपकी बर्बाद हो जाएगी। और ये जब खेती बाड़ी बर्बाद हो जाएगी तो ठेके पर सब जमीनें वो ले लेंगे और अपना काम करेंगे। यह दिशा है उनकी। दूसरी बात जो मैं समझता हूं, अगर कोई ये लगे कि इनके आने से, बाहर के पैसा आने से सस्ता हो जाएगा अनाज, तो सस्ता अनाज जनता के लिए नहीं होगा। अनाज जनता के लिए महंगा ही होगा। और जो आपको नौकरी का अधिकार है, उस नौकरी के अधिकार पर भी हमला हो, आपकी आजादी कहां सुरक्षित है? अरे भाई, व्यापार करने में दोनों पक्ष अपना लाभ और नुकसान सुनता है। आपने हमारे उद्योगों के लिए, खेती के लिए, मछली पालन के लिए, मुर्गी पालन के लिए आप कह रहे हो मक्खन दूध से लेके सब हम अमेरिका और यूरोप से मंगाएंगे, तो जो थोड़ी बहुत आपकी आमदनी है वो भी खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग यह बात समझिए कि देश एक खतरनाक दौर से चल रहा है।
कल तक आपकी जितनी आमदनी थी उससे आप जो खर्चा चलाते थे वह आमदनी आज भले उतनी हो या कुछ रुपए ज्यादा हो, लेकिन उसकी क्रय शक्ति खत्म हो गई। वो खरीद उतना नहीं कर सकता। आज के 10 साल पहले आपको जो मजदूरी मिलती थी, आपको जो काम मिलता था, उस रुपए की कीमत थी। मोदी राज में रुपए अमेरिका के डॉलर के सामने 90 पार कर गया। अब आप समझ सकते हैं एक दिन ऐसा आएगा कि झोला में लोग नोट लेके जाएंगे और सब्जी और दाल खरीदेंगे। यह एक ऐसा सवाल है, मैं साथियों से कहता हूँ इस पर विचार करने की जरूरत है। मैं अंत में यह कह रहा हूँ कि आप लोग रामधनी बिंद जी से भी अपेक्षा है, डॉक्टर कपिल से भी अपेक्षा है, ये हमारे जो संचालन कर रहे हैं साथी से भी अपेक्षा है। मुझे लगा कि आप लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में जागरूक हैं, तो एक जागरूकता का प्रमाण यह भी दीजिए कि जैसे कर्पूरी ठाकुर ने एक बड़ा काम किया था। वो जानते थे गरीब आदमी, पिछड़ा आदमी, नाई लोहार कुम्हार, वो उनके पास इतना पैसा नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हम तुम लोगों की भागीदारी कराने के लिए आर्थिक संसाधन भी उपलब्ध कराएंगे। आर्थिक संसाधन के लिए उन्होंने कहा कि सहकारी खेती चलाना होगा। मैं आप लोगों से कह रहा हूं, सहकारी खेती न भी हो तो कम से कम इतना काम जरूर करिए कि पढ़े लिखे लोग खुद अपना कोऑपरेटिव खड़ा करके स्कूल खोलें, कॉलेज खोलें, जैसे बड़े लोग करते हैं उनसे भी आप कंपटीशन में आके बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव से करेंगे तो जनता का कोऑपरेटिव, जनता की सहकारीकरण हो। उसमें 100 लोग मिलके अगर एक कोऑपरेटिव खोलते, 5000 लोग मिलके अगर एक कोऑपरेटिव खोलते, मैं देखता हूँ यहाँ बिरहा गाया जा रहा था, जरूरत पड़ने पर ढेर सारे साथी लोग, मैं जानता हूँ कि उनकी माली हालत क्या है, लेकिन कोई 100 दे रहा है, कोई 500 दे रहा है, जरूरत पड़ने पर लोग देते। अगर आप लोग एक ब्लॉक में एक भी कोऑपरेटिव स्कूल खोलने का काम करिए और ब्लॉक के हर गांव से जो पढ़ा लिखा मानिंद व्यक्ति है, पिछड़े, दलित, आदिवासी, पसमादा, मुसलमान और महिलाओं से अगर आप लोग कलेक्शन करिए तो नौकरी भी आपकी पक्की होगी और बच्चों को अच्छी शिक्षा भी मिलेगी। आज कहाँ शिक्षा है? आप जितनी बड़ी चाहे डिग्री, यूनिवर्सिटी से लेके कॉलेज से लेके गांव में, आपको तो मालूम होगा फर्जी डिग्रियां दी जा रही। अब बताइए कितना बड़ा अपराध है। आम नागरिक को इन्होंने भिखमंगा बना दिया। नागरिक अधिकार से हटा के सबको ये प्रजा बनाना चाहते हैं। सही बात है, जो टीचर 2010 में बेचारा नियुक्त हुआ, आज आप 2026 में उसका इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ इसके खिलाफ प्राइमरी टीचरों को, मिडिल स्कूल के टीचरों को गोलबंद होना चाहिए और ये लड़ाई अपने जिले से शुरू करके आपको लखनऊ तक लड़ना चाहिए। इन सब प्रश्नों को हम लोग उठा रहे हैं और मैं सब लोगों से चाहूँगा कि 10, 11, 12 मार्च को आप वहाँ आए। अभी अंतिम बात यह है, हम बिरहा गायकों को सुनते हैं, उनमें बड़ा तेवर है, उसमें बड़ा तेज है। मैं जहाँ भी जाता हूँ, पूर्वांचल में भी, अवध में, कहीं आधा भी सुनता हूँ, लेकिन उसमें एक सवाल अभी भी कमजोर है। जनता को शिक्षित करने वाला गीत हमारे बीच में अभी नहीं बन पा रहा है। देखो, देवी और देवता ये आपके निजी सवाल हैं। आप पूजा करते हो करो, नहीं करते हो नहीं करो। जब हमारे देश में आजादी मिली उस समय कौन सा गीत होगा
तो राष्ट्रीय गान के बतौर हमने जनगण मन अधिनायक और वंदे मातरम का महज 2 लाइन हमने लिया। भाजपा वाले उसको पूरा जोड़ देना चाहते हैं। क्यों हमने लिया? हमारी संविधान सभा में इस पर बहस हुई। ये हुआ कि देश नदी, पहाड़ और सीमा का नक्शा नहीं है। देश वहां की जनता से देश बनता है। अगर देश आपका गरीब आदमी 2 जून भोजन की भी व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, आदिवासी इलाके में मैंने देखा है रात को अमूमन आधा पेट खा के लोग सोते हैं, तो वहां हमने ये देखा कि तय ये हुआ कि राष्ट्र की पहचान किसी देवी देवता से नहीं होगी। राष्ट्र की पहचान भारत के नागरिकों से होगी और उनकी जिंदगी से। आज ये हो रहा है हर चीज को, अरे ठीक है, तो मैं इसके लिए इन साथियों से, अभी जो बिरहा और इसके गायक हैं, इन लोगों को भी हम एक जगह बनारस में या लखनऊ में जुटाना चाहते हैं और उसमें गीत का क्या मॉडल हो, उस गीत के मॉडल को भी हम ले आना चाहते हैं। अगर यह काम आप नहीं करोगे तो वही आपके गीत के माध्यम से वही सामंती व्यवस्था। अरे भाई, कोई भी विंध्यवासिनी और कोई भी मंदिर आपके जीवन को नहीं सुधार सकता। आपका जीवन अगर सुधरेगा तो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक बदलाव से शुरू होगा, किसी धर्म और पूजा से नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये बड़ी चाल है उन लोगों की। जो बड़े लोग हिंदुस्तान में हुकूमत किए, उन्होंने ही धर्म का ग्रंथ लिखा, उन्होंने ही सब रचना की और आज भी कहते हैं कि आप उसी को मानो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। रविदास को कितने लोग जानते हैं? कबीरदास जी को कितने लोग पूजा करते हैं? आपको जितना तुलसीदास जी को गांव-गांव लोग जानते हैं, उतना रविदास को नहीं जानते। उतना हमारे देश में कालिदास को नहीं जानते, कबीर को नहीं जानते, क्योंकि कहीं प्रकृति प्रेम था और कहीं मानवता थी। रविदास हमारे देश में ही नहीं, दुनिया में जिस बात की उन्होंने वकालत की, मैं पढ़ता हूं, दुनिया में किसी के देश में वह इतिहास नहीं है। रविदास एक बड़ा कवि होते हुए बोले कि चाहूं मैं ऐसा राज जहां मिले सबन को अन्न। राज्य को वेलफेयर राज्य जो हमने 47 में तय किया, 500 साल पहले रविदास जी ने पहले कहा कि एक ऐसा राज्य होना चाहिए जहां नागरिकों को अन्न मिले। अन्न का मतलब उनका है कि शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, मुफ्त में मिले। यह राज्य का काम है। अब कोई रविदास जी की बात ही नहीं करता। अच्छा, उनकी जब जयंती होती है वह भी वही ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत होती है। वही आपका गाजा बाजा आता है, जैसे बड़े लोग चलते हैं, वही कर्मकांड आपके घरों में घुस रहा है। इससे बचिए। अपना एक जो आपकी अपनी पुरातन खाती है, आप अपने ढंग से जो सोचते हैं, पूजा पाठ खुद करिए, हमें इतराज नहीं है, लेकिन सामाजिक राजनीतिक लड़ाइयों के लिए अलग से दिमाग बनाना पड़ेगा। हर चीज को धर्म पर नहीं लाना हो। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ, अन्न की बात जब होती है तो मोदी कहते हैं, मोदी के लोग कहते हैं नमक खिलाया। आप लोगों को ये मालूम है, ये 5 किलो जो अनाज मिल रहा है, अगर ये न देते, ये 5 किलो अनाज है किसका? कहाँ से दे रहे हैं मोदी? कम दाम पर हमारी फसलों को खरीदकर गोदाम में भरा जाता है। और आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक की ये रपट है कि गरीबों में इसको बांट दिया जाए। आज तक कोई सरकार नहीं बांटी और सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया, उसने ये कहा कि यहाँ जो भी अनाज है आधे से ज्यादा बर्बाद हो जाता है, चूहा खा जाता है। अरे भाई, मोदी अपने परिवार से कुछ लाए हैं क्या? योगी अपने परिवार से कुछ लाए हैं क्या? ये महंत
ये पंडे जनता का ही पैसा है और बोलते हैं हम विकास पुरुष हैं, हम विकास करा। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो अगुआ लोग हैं वो राजनीतिक अर्थनीति को समझें और बगैर इसको समझे हुए आप कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं कर पाओगे। एक बात और भी नोट कर लो, आप अगर कहते हो कि कलेक्टर बनो, मेरे साथ के बहुत सारे लड़के कलेक्टर बने, एसपी बने, क्या नहीं बने, लेकिन क्या इस व्यवस्था का बाल बांका कर सके? ये व्यवस्था अगर आप डीएम हो जाए तो भी इस व्यवस्था के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। और कोई भी डीएम चाहे दलित का रहा हो, चाहे पिछड़े का रहा हो, चाहे किसी भी जाति का हो, उसका व्यवहार सवर्ण जातियों के अधिकारियों से ज्यादा खराब था। अपने लोगों के ऊपर उन्होंने जुल्म किया, अपनी जाति बताने में शर्म आती थी। मैं विधानसभा में गया, एक दलित लड़का जो हमारा समर्थक था यूनिवर्सिटी में, वो अधिकारी हो गया। वहां उसको ये अच्छा नहीं लग रहा था कि अखिलेश जी हमसे दलित की बात करें, क्योंकि वो वहां अपने सामने कुंवर लगा लिया। कुंवर जैसे घर में ही देखो, एक भाई अगर ज्यादा कमा लिया तो छोटे भाई के बारे में नहीं सोचता, ये हर जगह ये है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको डीएम भी बनना है, आपको सीएम भी बनना है, लेकिन इस राज्य को भी बदलना है। ये राज्य जमींदारों और पूंजीपतियों का है। पूरी नीति और कार्यक्रम उनके फायदे के लिए बनता है। अंबानी और अडानी आप जानते हो कैसे इतने अमीर हो गए। अडानी को मिट्टी के दाम पर गुजरात में जमीन दे दी गई और वही जमीन, सुनिएगा इधर, वही जो जमीन थी उसको उसने बैंक में गिरवी रख दिया। बैंक में उसने कहा कि इस जमीन पर मेरा मालिकाना हक है। 1 रुपए एकड़ के हिसाब से वो जमीन सरकार से लिया था। अडानी को इफरात पैसा बैंक ने दे दिया। आप अगर बैंक में जाओ आपको पैसा नहीं मिलता। हम बार बार उठाते हैं कि उत्तर प्रदेश की पूंजी बाहर के राज्यों में क्यों जा रही है। अगर इसको रोक दिया जाए, 50% जो यूपी का पैसा बाहर जाता है अगर यूपी में रहे तो गांव-गांव में व्यवसाय करने, व्यापार करने और महिलाओं को जो ये माइक्रो फाइनेंस कमिटीज लूट रही है, लेके पैसा भाग जा रही है, उनको हम लोग घुसने न देंगे और सरकार से कहेंगे कि आप अपने इस जनता के पैसा को जनता के लिए खर्च कीजिए। इतनी निकम्मी सरकार है कि अपने पैसे को भी जो उत्तर प्रदेश का है उसको भी नहीं रोक पा रही। तो क्या बनाओगे भाई? तुम कहते हो हम बाहर से पैसा लाएंगे। अरे मक्कारी बंद करिए। आप जितना पैसा आपका है पहले उसको बचा लीजिए। बाहर से कोई मुफ्त में नहीं देगा। अभी अडानी ने जानते 1001 बीघे जमीन 1 रुपए के हिसाब से बिहार में ले लिया। 1000 बीघा जो जमीन है उसमें लीची की खेती होती है, उसमें हर तरह के पौधे होते थे, हर तरह का अनाज पैदा होते थे। 1 रुपए के हिसाब से मोदी ने उसको दे दिया और बोलने लगे कि हाँ हम इससे बिजली पैदा करेंगे। आप जानते हैं अडानी की बिजली पैदा होती है झारखंड में, अडानी की बिजली पैदा होगी बिहार में। इतनी महंगी बिजली होगी कि कोई आदमी उस बिजली का उपयोग मध्य वर्ग का नहीं करता। 9 रुपए यूनिट के हिसाब से बेचा जाएगा, वो उनकी ताकत है। वो गैस पर भी कब्जा कर लिए, जंगल पर भी कब्जा कर लिए, सब कुछ उन्होंने कर लिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ देश एक बड़े खतरनाक मोड़ पर है। संख्या आपकी जितनी भी हो, लेकिन संख्या से ही चीजें नहीं तय होती, उसका गुण क्या है। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ आप लोगों का गुण एक जागरूक साथी के बतौर है। जैसे तैसे किसी पद को हासिल कर लेना, जिला पंचायत या प्रधान होना, यह आपका मकसद नहीं होना चाहिए। और अगर जनता को जागृत कर दीजिएगा, इन 5 समूहों को जागृत कर दिया जाएगा, तो आपको प्रधान चुनने के लिए कोई भी मेहनत नहीं करनी।
हम तो सुनते हैं गांव-गांव बस्ती में गए थे, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बकरा कटा हुआ है और शराब और बकरे चल रहे। कहाँ उतना पैसा कोई गरीब का बेटा, बिंद का बेटा, मल्लाह का बेटा, गरीब आदमी उतना कहाँ खर्च कर पाए, या कोई इन्हीं लोगों का एजेंट बना दिया जाए। तो अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ, आप एक सामूहिक ताकत बनाइए, बिंद को गोलबंद करिए, लेकिन बिंद के साथ साथ दलित को भी गोलबंद कीजिए। बिंद के साथ साथ आदिवासियों के साथ सुख दुख करिए। ये पसमादा मुसलमान बुनकरी करते थे, इनके लिए कुछ सुख दुख करिए। और ये जमात जो महिलाओं की बैठी हुई है, ये हर तरह से उत्पीड़ित है, आज भी घूंघट में रहने के लिए बाध्य है। कोई बड़ा आदमी का पत्नी घूंघट में नहीं रहता, लेकिन ये सब ढोंग